हे डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? और आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। लिखा है, बेगारी प्रथा से क्या आशय है? तो बेगारी प्रथा है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिना मजदूरी दिए काम करवाना, बी बिना खाना दिए काम करवाना, सी ज़मीन को हड़पना और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेगारी प्रथा का आशय हुआ था कि बिना मजदूरी दिए काम करवाना, बिना मजदूरी दिए काम करवाना। देसी रियासतों में बहुत सी अनेक कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो उसमें राजा महाराजा जो थे वो लोग क्या करते थे, लोगों से बिना मजदूरी दिए काम करवाते थे, बिना मजदूरी दिए काम करवाते थे। तो ऐसी प्रथा को क्या कहते थे? तो बेगारी प्रथा इसे कहते थे। ओके, आई होप क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने लिखा है, 1931 में कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने के दौरान किस प्रमुख नेता की मृत्यु हो गई थी? 1931 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसमें शांत कराने के दौरान किस प्रमुख नेता की मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी गणेश शंकर विद्यार्थी और डी चंद्रशेखर आजाद। सॉरी, तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ये दोनों कहाँ से संबंधित थे? ये संबंधित कानपुर से ही थे, ये दोनों कानपुर से संबंधित थे, लेकिन ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे। 1857 की क्रांति से नाना साहब और तात्या टोपे संबंधित थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ये क्या थे? कानपुर में 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जब हिंदू और मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे भारत में। तो कानपुर की, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये दंगा ग्रसित क्षेत्रों में गए और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें देखते हैं, थोड़ा पॉइंट आपको क्लियर करवाते हैं। ये है गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं ये। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इनको। और इनके नाम पर एक कानपुर में विद्यालय का निर्माण हुआ है, कानपुर में विद्यालय का निर्माण हुआ है। आगे इनके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। ये देखो, लिखा है 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गए, परंतु उन दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे शहीद हो गए। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे शहीद हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्या कह रहा है? पहले मुस्लिम नेता जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के लिए फांसी दी गई थी। पहले मुस्लिम नेता कौन थे? जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के लिए फांसी दी गई? ए रहमत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अशफाक उल्ला खां और डी अब्दुल गफ्फार खान। तो रहमत अली कौन थे? ये पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे, पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? ये पाकिस्तान के को फाउंडर थे, पाकिस्तान के फाउंडर इनको कहा जाता है। और ये 1947 में पाकिस्तान के क्या बने? पाकिस्तान के फर्स्ट क्या बने? गवर्नर बने। जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के ये क्या बने? प्रथम गवर्नर बने। कौन बने? तो मोहम्मद अली जिन्ना। अशफाक उल्ला खां इस करेक्ट, इसका सी आंसर हो जाएगा। अशफाक उल्ला खां को सबसे पहले फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? तो इनको दी गई थी 1927 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी? 1927 को। और देखो, इनके साथ 2 और लोगों को फांसी दी गई थी। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, एक था ठाकुर रोशन सिंह
ठाकुर रोशन सिंह। और दूसरा कौन था? दूसरा थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी कांड से संबंधित थे। लखनऊ में जो काकोरी कांड हुआ था उससे ये तीनों संबंधित थे, इसलिए इनको 1927 में फांसी दे दी गई। ठीक है, देखिए थोड़ा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर अभियोग चलाया और 19 दिसंबर 1927 कब 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में, कहाँ फैजाबाद जेल में उनको क्या कर दी? फांसी पर लटका दिया। फैजाबाद में उनको क्या कर दिया? फांसी पर लटका दिया। कब? 1927 में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1900 को इनका जन्म हुआ था। 22 अक्टूबर 1900 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये शाहजहां उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु की जगह कहाँ हुई थी? फैजाबाद। फैजाबाद का आज नाम क्या है? तो फैजाबाद का आज नाम है अयोध्या। फैजाबाद को आज क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं। कब? 19 दिसंबर 1927। 19 दिसंबर 1927 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पूरा नाम इनका क्या था? तो पूरा नाम इनका था अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने किस किस संगठन से जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे इस पार्टी से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन के सामने आपकी, इसका पढ़िए और जवाब दीजिए। लिखा है दलितों के लिए चलाए गए आत्मसम्मान आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भीमराव अम्बेडकर, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिबा फूले और डी महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन पढ़िए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए मैं शुरू करता हूँ महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी क्या थे? तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? तो महात्मा गांधी ने दलितों के लिए 1932 में क्या किया? 1932 में पृथक निर्वाचन जब हो गया, 1932 में पृथक निर्वाचन के बाद आमरण अनशन किया और हरिजन नामक पत्रिका निकाली। हरिजन नामक पत्रिका किसने निकाली? तो महात्मा गांधी ने निकाली। भीमराव अम्बेडकर ये क्या थे? हरिजनों के प्रमुख नेता थे। भीमराव अम्बेडकर कौन थे? हरिजनों के प्रमुख नेता थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बौद्ध दलित आंदोलन तथा क्या? नौ बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की। भीमराव अम्बेडकर बौद्ध दलित आंदोलन तथा नौ बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की। ईवी रामास्वामी आयकर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ईवी रामास्वामी नायकर। ज्योतिबा फूले कौन थे? इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, महात्मा गांधी इन्होंने छुआछूत विरोधी आंदोलन कब चलाया? तो ये 8 मई 1933 को। 8 मई 1933 को छुआछूत विरोधी आंदोलन किसने चलाया? तो ये महात्मा गांधी ने चलाया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ईवी रामास्वामी। क्या चलाया? आत्मसम्मान आंदोलन। किसके लिए? दलितों के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। प्रश्न 15 क्या कह रहा है? किसने कहा मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का जड़ मूल से उच्छेदन हो
जड़ मूल से उच्छेदन हो, इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए मुझे जीवन त्यागने में प्रसन्नता होगी। ये वक्तव्य किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने, काशीराम ने, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो आप लोग सोचिए इसका। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था। विक्टोरिया विक्टोरिया जो है मरुस्थल कहाँ पर है और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मरुस्थल की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ये कहाँ पर है? ये है अफ्रीका में। कॉन्टिनेंट में, किस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नील नदी की बात करते हैं। नील नदी क्या है? जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये कितने देशों में बहती है? तो ये टोटल 8 देशों में बहती है। 8 अफ्रीकी देशों में बहती है। वो 8 देश कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए फ्रेंड, सबसे पहला देश कौन सा हो जाएगा इसमें? तो सबसे पहला नील नदी है, तो नील नदी को मिस्र का क्या कहते हैं? तो नील नदी को मिस्र का क्या कहते हैं? वरदान कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, नंबर 1 क्या हो जाएगा? रवांडा। नंबर 1 रवांडा में केवल एक अक्षर लिख रहा हूँ, ठीक है। रवांडा। दूसरा क्या हो जाएगा? बुरुंडी। तीसरा क्या हो जाएगा? कांगो। चौथा क्या हो जाएगा? केन्या। फिर मिस्र। फिर इथोपिया। फिर सूडान। और फिर युगांडा। और बाद में मिस्र। ठीक है, गिन लीजिए। 4 4 8, टोटल कितने देशों में बहती है? तो हो जाएंगे 8 देशों में बहती है। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। जाम्बेजी नदी कहाँ पर है? तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहाँ पर है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है जाम्बेजी नदी। चलिए बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात धुएं जैसे उठने वाली, क्या? यह जलप्रपात धुएं जैसे उठने वाली छोटी छोटी बूंदों के लिए जाना जाता है। छोटी छोटी बूंदों के लिए जाना जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 1.7 किलोमीटर तथा ऊंचाई इसकी 108 मीटर है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने, पढ़िए और जवाब दीजिए। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? 49वीं समानांतर रेखा की बात कर रहा है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका कनाडा, बी जर्मनी पोलैंड, सी फिनलैंड व रूस, डी दक्षिण कोरिया व उत्तर कोरिया। तो मैं ऑप्शन से खेलता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच क्या है? 38 डिग्री 38 डिग्री समांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा कहाँ है? ये किन देशों को अलग करती है? तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती है। फिनलैंड व रूस को मेन रहीम रेखा जो है वो किन दो देशों को अलग करती है? तो फिनलैंड हो जाएगा व रूस हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो जर्मनी व पोलैंड को हो जाएगी, आप लोग बताएं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिडनबर्ग। क्या हो जाएगा? हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? तो 49 डिग्री चैनल। 49 डिग्री रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ओके फ्रेंड, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन के सामने।
उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसमें काफ़ी डाउट होते हैं लोगों के। इसमें ये नहीं समझ में आता है लोगों को कि इसका ऑप्शन नंबर राइट क्या लगाएं, क्योंकि यहाँ जो सारी नदी हैं वो काफ़ी सेम हद तक सेम होती हैं और इनकी अलग अलग बुक में अलग अलग इनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं। ठीक है, देखो ये सब नदियाँ जो दी हुई हैं, चारों नदियाँ, पहली बात तो ये कहाँ की हैं? ये उत्तर अमेरिका की ही नदियाँ हैं। उत्तर अमेरिका की नदियाँ दी हुई हैं हडसन, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस और मिसौरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिसौरी नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिसौरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 3767 किलोमीटर है। 3767 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेंट लॉरेंस नदी, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई हो जाएगा 1947 किलोमीटर है। 1947 किलोमीटर है। और मिसिसिपी नदी, फिर हडसन नदी। ठीक है, फिर कौन सी है? हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इसी नदी किनारे कौन सा है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ स्थित है? तो वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी 2 देशों में बहती है, कनाडा और अमेरिका में। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने पढ़िए और इसका बखूबी से जवाब दीजिए आप लोग। तो जब तक मैं आप लोगों से कहता नहीं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तब तक बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं फ्रेंड। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप लोग क्या करिए, एक बार लाइक को ज़रूर कर दिया, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ और डीपली समझाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग क्या करें, क्वेश्चन जितने भी आप क्वेश्चन किया करें, आपके जितने भी सही होते हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि इतने सही हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको के सामने ये क्वेश्चन नंबर प्रश्न 19 का जो सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी का, ये छोड़ता हूँ। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और रोज़ मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ तो आप लोगों को उसका जवाब देना होता है। ठीक है, तो डेली की तरह आज ये है प्रश्न नंबर 19, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, वेग, तीव्रता। तो ये आप लोग जवाब देना कमेंट में। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? निम्नलिखित गीतों की जो बता रहा है, हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हो जाएगा शाहजहां। तो आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुझे के जहांगीर। क्या? तुझे के जहांगीर। इसको किसने लिखा था? तो इसको खुद जहांगीर ने ही लिखा था। अकबर की आत्मकथा क्या नाम है? तो इसकी आत्मकथा का नाम है अकबर नामा। इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था अबुल फजल ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लिख लेना। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। बाबरनामा की आत्मकथा क्या है? बाबर की आत्मकथा क्या है? तो इसकी आत्मकथा है बाबरनामा। इसकी आत्मकथा क्या नाम है? बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा को बाबर ने खुद लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो इसको लिखा था तुर्की भाषा में। बाबर ने बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।